हमारे परम पूज्य गुरुदेव दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, पर उनका व्यवहार इतना सरल था कि जैसे बड़े साधारण हो। वे सदा स्वयं को छिपाए रहे, इसीलिए कहते भी थे, मुझे मेरा काम कर लेने दो जिसके लिए मैं आया हूँ। अभी लोग जान जाएंगे तो हर की पैड़ी तक लाइन लग जाएगी, इसीलिए तुम लोग मुझे चुपचाप काम कर लेने दो। मेरे जाने के बाद लोग मुझे जानेंगे। हम लोग कभी कभी काम की अधिकता के कारण गुरुजी से मिलने नहीं जाते थे। सोचते थे काम तो गुरुजी का कर ही रहे हैं, व्यर्थ उनका भी और अपना भी समय क्यों खर्च करें। तब कभी कभी गुरुजी कहते थे, तुम लोग अभी आ नहीं रहे हो, आगे चलकर मेरी चरण पादुका पर प्रणाम करने के लिए धक्के खाओगे, इसलिए इतनी लंबी लाइन लगा करेगी। मेरा परिवार गुरुजी से जुड़ा तो बहुत पहले से था, पर मैं पहली बार जनवरी 1969 में बिलासपुर में गुरुजी से मिला। गुरुजी वहाँ एक सभा में आए थे। उस समय बिलासपुर में ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस ठाकुर छेदीलाल सहकारी सभा कक्ष में उन्होंने कहा था, ये स्थान नोट कर लो, मेरा ये भाषण नोट कर लो और समय नोट कर लो। ये भाषण मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ पता लगा लेना। उस समय में बिलासपुर के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रामाधार विश्वकर्मा जी व उमाशंकर चतुर्वेदी जी भी थे। इन दिनों भाइयों ने बाद में पता लगाया था, गुरुजी का वो प्रवचन उसी समय 5 जगहों में हुआ था, जिसमें से एक कलकत्ता, एक ग्वालियर में हुआ था। एक बार गुरुजी ने पत्र व्यवहार के क्रम में बुलाया। एक चिट्ठी दिखाते हुए उन्होंने पूछा, इसे जानते हो? उस समय चौके में टीकमगढ़ की एक लड़की रहती थी, सुधा श्रीवास्तव। उसके पिता हरिराम श्रीवास्तव जी का पत्र था। मैंने कहा, जानता हूँ गुरुजी, सुधा के पिताजी हैं। पत्र में समाचार लिखा था, उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। गुरुजी बताने लगे, यह साल भर पहले आया था और मेरे साथ घूमने गया था। गुरुजी हर मिलने वाले से उसका हालचाल, कष्ट कठिनाई पूछते थे। मैंने इसे खोद खोद कर पूछा, तब इसने बस इतना ही बताया कि मेरी 6 लड़कियां हैं। फिर बोले, बेटा इसे माताजी की तरफ से चिट्ठी लिख देना कि तुम्हारी सारी लड़कियों की शादी हम अच्छे घरों में कराएंगे और तुम्हारा लड़का संस्कारवान होगा। गुरुजी अपने संकल्पों के बड़े पक्के थे। जो एक बार निश्चय कर लिया फिर वो नहीं टूट सकता था। मथुरा छोड़ने पर उन्होंने अपने निजी परिवार के कार्यों से मुक्त हो जाने का संकल्प ले लिया था। एक बार माताजी बीमार थीं। सतीश भाई साहब को चिट्ठी लिखनी थी। माताजी जिस भाई के द्वारा उन्हें पत्र लिखवाती थीं, वे किसी कारणवश अपने घर गए हुए थे। गुरुजी बोले, चिट्ठी पटेल लिख देगा। माताजी बोली, अगर देवराम लिख देगा तो सतीश ये समझेगा कि माताजी बहुत बीमार हैं और परेशान हो जाएगा, इसलिए लाइए मैं ही अपने हाथों से धीरे धीरे लिख देती हूँ। माताजी ने ही चिट्ठी लिखी, किंतु गुरुजी ने नहीं लिखी। कारण, क्योंकि वे अपने नियमों के बहुत पक्के थे। वे मथुरा से विदाई ले चुके थे। अपने नियमों के प्रति कठोर होने के कारण उन्होंने वो चिट्ठी नहीं लिखी। परिवार से विदाई ले ली तो ले ली, सारा विश्व ही मेरा परिवार है, फिर इतने छोटे से परिवार को ही कैसा महत्व देना। और गुरुजी कहते थे कि शांति कुंज में जब आया करो तो शांति कुंज में ही ठहरा करो। वे शांति कुंज में ठहरने, विशेषतः रात रुकने को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि बेटा रात को जब तुम लोग सो जाते हो तब हम और हमारे गुरुजी एक एक सिरहाने जाते हैं और तुम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को साफ करते हैं। ठहरने के संदर्भ में गुरुजी कहते थे कि परिजन शांति कुंज में ही ठहरें, भले ही थोड़ी बहुत असुविधा होती हो, पर आश्रम के वातावरण में ही रहें, जिससे उनका मानसिक परिष्कार वो कर सकें। एक बार श्री रामाधार जी शांति कुंज आए थे। उन दिनों शांति कुंज बहुत छोटा था। रामाधार जी परिवार समेत आए थे। वह परमार्थ आश्रम में ठहरे थे। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहाँ ठहरा है? तो वो बोले, गुरुजी यहाँ दिक्कत होती इसलिए परमार्थ आश्रम में ठहरा हूँ। इसी क्रम में उन्होंने ये कहा था कि जो भी आए शांति कुंज में ही ठहरें, जिससे कि हम उनकी ब्रेन वॉशिंग कर सकें। इस प्रकार
माताजी गुरु की छाया के रूप में रहीं। उन्हें लोग जान भी नहीं पाए। वे गुरुजी की आड़ में स्वयं को छिपाए रहीं। लोगों ने उनका स्वरूप तो तब जाना जब वे अश्वमेध यज्ञों में गईं। लोगों ने माताजी के प्रवचन सुने, उनके आशीर्वादों से निहाल हुए, तब लोग उन्हें जान पाए। गुरुजी का संदेश देश विदेश में फैलाकर थोड़े ही समय में उन्होंने अपना स्वरूप दिखाकर जल्दी ही अपनी लीला समेट ली थी। गुरुजी अपने निजी खर्च के संबंध में बड़े कठोर रहते थे। यह सन 1968-69 की बात है। शांतिकुंज अभी बन ही रहा था। चारों ओर जंगल था। ईंट लाने के ठेकेदार से बात करने पर वो अन्य बहुत से कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था। उन दिनों इस क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं था। गुरुजी के मन में आया, एक साइकिल खरीद लेते हैं। अपने साथ ज़्यादा पैसा भी लाए नहीं थे, अतः आधा पैसा स्वयं दिया और आधा पैसा रामचंद्र जी से लिया और साइकिल खरीद ली गई। उसी साइकिल से रामचंद्र जी के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर ईंट भट्टे वाले के पास चले जाते। जहाँ भी सामान नकद ही खरीदते थे, उधार कभी नहीं करते थे, न ही किसी अनावश्यक सेवा ही लेते थे। एक बार भट्टे वाले के पास ईंट का ऑर्डर दिया और पैसा भी दिया। भट्टे वाले ने कहा, हम आपको स्कूटर पर छोड़ देते हैं। इस पर गुरुजी बोले, नहीं नहीं, हमारी तो रामचंद्र जी की साइकिल ही ठीक है। माता जी भी अपने खर्च के मामले में बहुत ही कठोर थीं। अन्य सामान के विषय में वे समझाती, देखो कम कीमत में बढ़िया सामान होना चाहिए। 2-4 दुकान घूमो और दाम पूछो व सामान देखो। जहाँ कम दाम में बढ़िया सामान मिले वहाँ से लो, क्योंकि नकद ले रहे हो। प्रारंभ में जब बगीचा लगाया गया था तो रामचंद्र जी के साथ स्वयं वो नर्सरियों में जाते थे, वहाँ पौध इत्यादि खरीद कर लाते थे। बगीचा लगाने में उनकी मदद भी करते थे। स्वयं कुदाली लेकर गड्ढे भी बनाते। बारिश के दिनों में सिर पर पॉलीथीन की थैली लपेट लेते थे और गड्ढे खोदने जाते। रामचंद्र जी ने बताया कि मैं भी उनके साथ पौधे रोपता जाता। गुरुजी का व्यवहार इतना सरल था कि उन्हें देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि वे इतने बड़े महापुरुष हैं। एक बार वे नीचे किसी काम में व्यस्त थे। उन्हें भूख लगी, ठंड के दिन थे, बगीचे में टमाटर, मूली इत्यादि लगा था। रामचंद्र जी पौधों को पानी दे रहे थे। उस समय यहाँ 2-4 ही परिवार थे, कोई मूली को पूछता तक नहीं था। गुरुजी ने 2 मूली उखाड़ी, रामचंद्र जी से उसे धुलवाया, कटवाया और बोले, जाओ माता जी से नमक ले आओ। और उन्होंने वहीं बैठकर मूली खाई और बोले, नाश्ता हो गया, चलो काम करते हैं। समय को भी गुरुजी बहुत महत्व देते थे। गुरुजी कहते थे कि किसी कारणवश एक क्षण भी यदि खाली हो तो उसके सदुपयोग की बात सोचो। एक दिन एक सज्जन उनसे मिलने आने वाले थे। उनको देर हो गई। गुरुजी इनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कोई और काम नहीं है तो चलो भोजन ही कर लेते हैं। उन्होंने माताजी को फ़ोन किया, माताजी भोजन करने आ जाऊं? माताजी बोली, अभी तो 1 ही बजा है। गुरुजी 3-4 बजे तक भोजन करते थे। बोले, अच्छा अभी 1 ही बजा है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हम 10-11 बजे के लगभग कभी गुरुजी के पास जाते तो वे कभी वे लेख लिख रहे होते। हम चुपचाप जाकर खड़े हो जाते थे और उनका लेखन पूरा होने का इंतज़ार करते थे। गुरुजी लेख पूरा हो जाने पर जब नज़र उठाकर मुझे खड़ा देखते थे तो कहते, अरे कब से खड़े हो, बोल देते, तुम्हारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। गुरुजी आप लिख रहे थे, आपको डिस्टर्ब होता, अतः वो बोलते थे मैं बाद में भी लिख लेता। इस प्रकार वे दूसरों के समय को भी बहुत महत्व देते थे। काम की धुन इतनी रहती थी कि एक बार सुबह सुबह 4 बजे ही सबको बुला लिया। हम सब लोग आंख मलते हुए भागे भागे गुरुजी के पास पहुँचे। जब कभी कोई महत्वपूर्ण योजना उनके मन में आती थी तो वे समय का इंतज़ार नहीं करते थे, कभी भी बुला लेते थे, फिर चाहे सुबह के 4 बजे ही क्यों ना हो। काम के आगे भोजन को भी उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। हम कभी भी पहुंच जाते थे, कभी भी समय का ध्यान नहीं रहता था तो ऐसे समय में भी पहुंच जाते थे जब वे भोजन कर रहे होते। भोजन करना बीच में ही छोड़कर पूछते, बताओ क्या काम है। मुझे अक्सर काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। मैं चुप नहीं रहता, नहीं बताता तो भी खाना बीच में छोड़कर उठ जाते। कहते, अच्छा चलो। माताजी कभी कभी स्नेह भरी नाराज़गी प्रकट करती। दुष्ट लोग आचार्य जी को भोजन भी नहीं करने देते। भोजन ठीक से नहीं करने पर काम करते करते उन्हें भूख भी लग जाती थी। माताजी उन्हें भुने चने दे देती थी। कभी भूख लगने पर उन्हें मुट्ठी भर खा लेते। उन दिनों गुड़िया दीदी यहीं रहती थी। वो गुरुजी के आसपास डोलती रहती, कहती, दादाजी चीज़ दो। गुरुजी कहते, जा माताजी से ले ले। वो कहती, दादाजी आपके पास चने हैं ना? गुरुजी हंसते और बोले, अच्छा अच्छा ले लो, कहकर उसे दे देते। गुरुजी बड़े व्यवहारिक थे।
एक दिन गुरुजी की खटिया के पास एक सांप आ गया और फन फैलाकर बैठा फुफकारने लगा। गुरुजी खटिया पर लेटे थे। जैसे ही उन्होंने देखा तत्काल कहा, ये काल है, मारो इसे, किसी को काट लेगा। तो हम सब खड़े थे, सोच रहे थे कैसे मारें। गुरुजी बोले, अच्छा तुम लोग नहीं मारते, लाओ मैं मार देता हूँ। उस समय जांजगीर चांपा के एक भाई श्री छेदी लाल साहू जी आए हुए थे। वे तुरंत लाठी लेकर आए, उन्होंने सांप को मार दिया। इन संस्मरणों से हमें जानकारी होती है कि हमारे पूजनीय गुरुदेव कितने सरल और कितने महान व्यक्तित्व के रहे हैं। इन सब संस्मरणों को सुनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।